हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर 11 कर लिया था सिस्टम्स में से, और उससे पहले चैप्टर 7 कर लिया था सिस्टम्स में से, ऐसा ही जनाब। और डाटा के 6 चैप्टर्स पूरे हो गए। तो 9th डे है गालबन, 9th डे ऑफ रिवीजन है या 8th? ट्यूसडे, ट्यूसडे ना, 8th, 8th, 8, 8वां दिन और 10वां चैप्टर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर योर एग्जाम। पूरा चैप्टर अच्छा भला इंपॉर्टेंट है, और इट इज होपफुल कि एग्जामिनर यहाँ से एक अच्छा सवाल बना सकता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक एक रजिस्टर खोल लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको नोट करने में हेल्प मिले। तुम कहाँ गायब हो गए सर? हाँ, बोलेगा नहीं, कहाँ चले गए थे? नहीं, क्लास में तो नहीं थे। वैसे दिल नहीं किया ना आने का, हाँ कि ना यार। अच्छा जी, चैप्टर 10, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। कहानी शुरू होती है इसकी डेफिनेशन से। कहां से स्टार्ट होती है? डेफिनेशन से कहानी शुरू होती है। और बेसिकली डेफिनेशन क्या है? वो कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस्ड बाय मशीन्स, पर्टिकुलरली कंप्यूटर सिस्टम। चलो यहीं पे रुकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कोई नेचुरल इंटेलिजेंस भी? यस, आपका दिमाग, आपका दिमाग जो कि क्रिएटेड बाय अल्लाह है, और हम लोगों ने इसी दिमाग को यूज करते हुए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया? क्रिएट किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी जहानत जो कि मसनूई है, जो कि क्या है? मसनूई। होता ये है कि हम अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ह्यूमन ब्रेन को, या ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम करें और उसको किसी भी एक मशीन के डब्बे में डाल दें, और फिर मशीन से कहें कि वहां से सिग्नल्स कैच करो और अपने काम करो। आप लोगों ने एवेंजर्स तो देखे होंगे, अल्ट्रॉन तो देखा होगा। तो ई चैप्टर पढ़ते हुए ना अल्ट्रॉन का एक स्केच अपने माइंड में रखना। नहीं, विजन का नहीं रखना, सिर्फ अल्ट्रॉन का अपने माइंड में रखना। ये वाडा वाला कौन था? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन वर्चुअल, मिलता जुलता, एग्जाम्पल लिखिए। सिमुलेशन कहते हैं आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर रोल प्ले करना। आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर रोल प्ले करना इज कॉल्ड सिमुलेशन। आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर रोल प्ले करना। सबसे इसकी प्राइम एग्जांपल है क्रिकेट गेम्स या कोई भी गेम्स। आप ग्राउंड में खेलने की बजाय कहाँ पे खेलते हैं? आर्टिफिशियल ग्राउंड में, जो कि स्क्रीन के अंदर लगा हुआ है। और आप वहां पे या तो कभी बैट्समैन बने होंगे या कभी बॉलर बने होंगे, और आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से खेल रहे हैं, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं। आप किसी को खिलवा रहे हैं बाय यूजिंग सम कर्सर कीज। नहीं, वो और। तो इट रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन्स, पर्टिकुलरली कंप्यूटर सिस्टम्स। दो बातें जो हमें समझ आती हैं वो ये कि जब भी हम लोग एआई का जिक्र करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम होगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो दो वर्ड्स लाजमी लिखने हैं डेफिनेशन में, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस कंप्यूटर सिस्टम। तो इनको जरा अच्छे रंग से हाईलाइट कर लें कि जब भी आपसे इसकी डेफिनेशन मांगी जाए तो ये दो अल्फाज आपने लाजमी नोट डाउन करने हैं। अच्छा, हम एआई को अगर कोई टास्क दें, लेट से जीपीटी, हम उसको कोई टास्क देते हैं तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। वो प्रॉम्प्ट क्या जरूरी है कि बाइनरी कोडिंग में हो? नहीं। क्या वो जरूरी है कि प्योर अच्छी वाली अंग्रेजी में हो? नहीं।
क्या हम उसको किसी भी देसी जबान में प्रॉम्प्ट दे सकते हैं? ठीक है, इसका मतलब है कि वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इसका मतलब है कि इट फॉलोज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। उसमें बिल्ड इन क्या है? एनएलपी। बिल्ड इन क्या है? एनएलपी। एनएलपी बोले तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर आपको दो फीचर्स मिलेंगे, एक एनएलपी का मिलेगा और एक मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्वर। तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है, एनएलपी के साथ ऑपरेट करता है, और कुछ अपनी क्या रखता है? परसेप्शंस रखता है, अपनी जजमेंट्स रखता है। अपनी क्या रखता है? जजमेंट्स रखता है। आपकी बात मानता जरूर है, मना नहीं करता, बट वो आपको कुछ अपनी तरफ से मशवरे भी प्रोवाइड करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में ये बातें, ये अल्फाज आपके लिए लिखना लाजमी है। अगर ये अल्फाज यूज नहीं कर रहे हैं तो नंबर ज्यादा अच्छे फिर नहीं मिलेंगे। अच्छा, नीचे आते हैं, लर्निंग साइकिल। क्या? एक बात जहन में रखनी है कि एआई आज भी सीख रहा है, कल भी सीखेगा, परसों भी सीखेगा, थ्रू आउट द लाइफ सीखता रहेगा। आप उसको, ह्यूमंस उसको ट्रेन कर रहे हैं और वो हमारी ट्रेनिंग से इल्म हासिल कर रहा है, और हमसे सीखता है तो किसी ना किसी और यूजर पे वो अप्लाई कर देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लर्निंग साइकिल। अब इसकी जो लर्निंग साइकिल है इसमें काफी स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट स्टेप इज डेटा। हर कोई एआई अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या हासिल करेगा? डेटा। सबसे पहले क्या हासिल करेगा? मगर जो भी डाटा हो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम लोगों ने खत्म करना है बाय डाटा प्री प्री प्रोसेसिंग। बाय डाटा प्री प्रोसेसिंग ब्रैकेट में लिख लें, ये सेम है एज डाटा क्लीनिंग या डाटा ट्रांसफॉर्मिंग, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजिंग। इन अदर वर्ड्स हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि हम डाटा को साफ कर रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि डाटा को क्या कर रहे हैं? साफ सफाई कर रहे हैं उसकी। तो एआई के पास डाटा आया और एआई ने उस डाटा को अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए अब क्या कर दिया? क्लीन किया। नेक्स्ट इज, वो अपने आप को मॉडल लेवल पे जाकर ट्रेन करेगा। क्या करेगा? ट्रेन। मॉडल लेवल पे अपने आप को ट्रेन करेगा। व्हाट इज मॉडल लेवल? आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो जीपीटी के कुछ मॉडल्स हैं, 4.0, फिर 5.1, 5.2, फिर 5.2 में फर्दर। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसके ऊपर वो ऑपरेट करता है। हर मॉडल की सेम एफिशिएंसी, सेम इफेक्टिवनेस है या नहीं है? नहीं, फर्क है। कुछ आपको तस्वीरें जनरेट करके दे सकता है, कुछ जनरेट करके नहीं देता। कुछ आपको ज्यादा डीप थिंक करके जवाब देता है और कुछ आपको फौरी तौर पे जवाब दे देता है। कुछ आपको ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जवाब देता है तो कुछ एक्यूरेसी बिल्कुल ही गायब कर देता है। तो सीख वो रहा है, उस सीखी हुई नॉलेज को वो क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है और उसको डिफरेंट मॉडल्स में यूज कर रहा है। उसको डिफरेंट मॉडल्स में क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। देन जो भी मॉडल वो बनाएगा, उसके रिजल्ट्स को क्या किया जाएगा? इवेलुएट, कि क्या ये हम मॉडल मार्केट में लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते। क्या ये मॉडल इस काबिल है कि इसको हम सेलेबल फीचर्स में कन्वर्ट कर सकें? तो मॉडल को टेस्ट किया जाता है बिफोर द मॉडल इज गॉन लाइव। एंड अगर ये सही साबित हो जाए, अच्छा साबित हो जाए, तो फिर ये क्या हो जाता है? डिप्लॉयड। फिर ये क्या हो जाता है? डिप्लॉयड। तो ये एक पूरी लाइफ साइकिल है कि वो कलेक्शन से स्टार्ट हो रहा है और डिप्लॉयमेंट पे खत्म हो रहा है। कलेक्शन से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है? डिप्लॉयमेंट पे। अब अगेन ये साइकिल टेस्टेबल है। इस तरह की बातें जहां जहां पे आपको किताब में मिलती है ना, जो जो बातें बुलेट्स में लिखी हुई हैं, वो एग्जामिनेबल बातें हैं। तो इस तरह का सवाल आ सकता है कि भाई आप एआई लर्निंग साइकिल को एक्सप्लेन करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है, या टाइप 2 सवाल इसमें से वो बना के दे सकता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डेटा कलेक्शन हासिल हो गया, डेटा की प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद मॉडल को ट्रेन करना, देन रिजल्ट्स को इवेलुएट करना और एंड के ऊपर मॉडल को डिप्लॉय कर देना। सर ये एआई तीन तरह का एआई तीन तरह का है, एनालिटिकल, प्रेडिक्टिव और जनरेटिव। एनालिटिकल, प्रेडिक्टिव और जनरेटिव। बात करते हैं पहले जनरेटिव एआई की। जनरेटिव वर्ड किससे निकला? जनरेट करना। तो आपने कुछ एआई की प्रॉम्प्ट्स ऐसे यूज की होंगे कि मुझे ये तस्वीर बना के दो, मुझे ये वीडियो बना के दो, मुझे ये आर्टवर्क क्रिएट करके दो। दैट इज जनरेटिव एआई। दैट इज जनरेटिव एआई, जिसमें वो एक नया फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, आपको एक नई चीज बना के दे रहा है।
किसी एग्जिस्टिंग को अमेंड नहीं कर रहा, आपको शुरू से ही एक नई चीज तख्लीक करके दे रहा है, क्रिएट्स न्यू ओरिजिनल कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस और कोड। सोना तो कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन सिमुलेशन एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, डिजाइन को सिमुलेट करने के लिए और ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग। तो नया डिजाइन बनाना, नए ट्रेंड्स को देखना, उसके मुताबिक क्रिएट करना। भाई सिंपल, मैं जीपीटी पे जाऊँ, जाके कहूँ कि ये डाटा है और तुम इसमें से मुझे 4 सवाल निकाल के दो, तो अब मैं कौन से वाले को यूज कर रहा हूँ? जनरेटिव को यूज कर रहा हूँ, जनरेटिव को यूज कर रहा हूँ। इसी तरह मैं जीपीटी को जाके आपका मॉडल पेपर दूं, डीएसआर का मॉडल पेपर दूं और उसको कहूं कि यार ये हिस्टोरिकल डाटा, ये डाटा कौन सा है? हिस्टोरिकल। मुझे ये देख के बताओ कि फ्यूचर में किस तरह का एग्जाम आ सकता है, फ्यूचर में किस तरह का एग्जाम आ सकता है। तो अब ये प्रिडिक्शन कर रहा है किसकी? फ्यूचर की। और अगर मैं अगला उसको प्रॉम्प्ट दूं कि उसी प्रिडिक्शन के ऊपर मुझे वो सवाल क्रिएट करके दो, तो फिर वो कहां पे ले आएगा? मुझे जनरेटिव पे ले आएगा। तो predictive is only used to forecast future. It is only used to forecast future. रिस्क असेसमेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? रिस्क को असेस करने के लिए कि फ्यूचर में हमें कौन कौन से एरियाज में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। भाई आपका एक ऑनलाइन स्टोर चल रहा है, आपने पिछले 2 साल की सेल्स, पिछले 2 साल की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जीपीटी को दी और कहा कि मुझे ट्रेंड देख के, क्या ट्रेंड देख के मुझे एनालाइज करके दो कि फ्यूचर में मेरी कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी, फ्यूचर में कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी। प्रेडिक्टिव है। कौन सा है? प्रेडिक्टिव है। उसी का प्रॉम्प्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, उसको मैं कहूं कि 2 साल सेल्स को देख के मुझे रिजल्ट दो कि अभी तक मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, मेरी जीपी रेशियो क्या है, मेरी एनपी रेशियो क्या है, मैं कितने टाइम में इन्वेंट्री बेच रहा हूँ, कितने टाइम में इन्वेंट्री सोल्ड कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, मेरी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है। तो ये क्या बन जाएगा? एनालिटिकल। क्या बन जाएगा? एनालिटिकल। तो फ्यूचर के बारे में जानना हो, प्रेडिक्टिव। कुछ नई चीज क्रिएट करवानी हो, जनरेटिव। और मौजूदा डाटा को सिर्फ एनालाइज करना हो, उसमें ट्रेंड्स देखने हो, उसमें एफिशिएंसी ढूंढनी हो, तो हम किसका यूज करते हैं? एनालिटिकल एआई का। अगेन ये 3 चीजें आपको एग्जाम में पता होनी चाहिए विद एग्जांपल्स। ये तीनों बातें आपको एग्जाम में पता होनी चाहिए अलोंग विद एग्जांपल्स। वो जनरेटिव है, नया सवाल बन गया, नया क्वेश्चन बन गया। आप कहना ये चाह रहे हो, ये उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब उन्होंने क्रिएट पहले किया और आपका कोड बाद में गया हो। और अगेन हो सकता है कि वो जीपीटी का कोई वो 50,000 वाला वर्जन यूज कर रहे हो सकता है कि वो डीप सर्च यूज कर रहे हो और आप वो फ्री वाला कर रहे हो। उसकी एफिकेसी और उसकी एफिकेसी में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। और ऑब्वियसली यस, देखें जीपीटी रन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। आप उसको ये कहेंगे ना कि आई कैप के एग्जामिनर ने तुमको यूज करते हुए अगर तुमसे कोई इस तरह का पेपर बनाया तो मुझे बताओ उसमें क्या सवाल थे, तो वो आपको चपेटे भी करा सकता है। हाँ, ऐसे तो इस तरीके से उसको यूज करना जुर्म है। तो किसी भी खराब अच्छी चीज को खराब काम में इस्तेमाल नहीं करना। चलिए वापस आते हैं। तो ये तीनों बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट। सर अब थोड़ी सी कहानी मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? एल्गोरिथम्स के ऊपर। एल्गोरिथम्स यूज्ड इन जनरेटिव एआई। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव एआई। किसकी बात कर रहे हैं? जनरेटिव एआई की। हम कहानी शुरू करते हैं यहां से। ये पढ़ा जा रहा है कैमरे में? सही आ रहा है? एक दफा देख लो सर। पहला वर्ड है, अच्छा इसको ना समझना जरा तरीके से। पहला वर्ड है ज्ञान। पहला वर्ड क्या है? ज्ञान। ये जितनी भी बातें बता रहे हो सारी क्या है? एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स जिसके बेस पे हम किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। तो पहला क्या है? ज्ञान। ज्ञान मींस जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क।
हाउ इट वर्क्स। चल मैं वैसे बता देता हूँ। आप उर्दू बाजार जाए, देखा उर्दू बाजार? अगर आप बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हो अनारकली की, उसमें अगर एंटर हो रहे हो तो बिल्कुल स्टार्ट में बैंक्स के नीचे आपको कुछ दुकानें मिलेंगी जो कि नोट बेचती हैं, करेंसी नोट बेचती हैं, नए नोट बेचती हैं, या एक्सचेंज करके आपको देती हैं नोट्स। आपने एक नोट वहां से ले लिया और आपको बाद में पता चला कि ये जो नोट है वो नकली है। ये नोट क्या है? नकली। मगर दिखने में क्या लग रहा था? असली। आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाए? नहीं कर पाए। ये गैन इस फ्रेमवर्क पे काम करता है। कहता जी यूजेस टू कंपीटिंग नेटवर्क, अ जनरेटर एंड अ डिस्क्रिमिनेटर। इसमें दो वर्ड्स हैं, पहला क्या है? जनरेटर, दूसरा क्या है? डिस्क्रिमिनेटर। अब नाम से जाहिर है, जनरेटर बनाता जाएगा और डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट करता जाएगा कि कौन सा असल है कौन सा नकल है, कौन सा असल है और कौन सा नकल। जनरेटर दैट क्रिएट्स फेक डाटा। जनरेटर ने क्या बनाना है? फेक डाटा। डिस्क्रिमिनेटर ने ये कोशिश करनी है कि वो फेक को क्या कर सके? स्पॉट कर सके। और जो डिस्क्रिमिनेटर स्पॉट ना कर पाया, तो अगर यही स्पॉट नहीं कर पाया तो इंसान कभी भी स्पॉट नहीं कर पाया। दिस कंपटीशन इंप्रूव्स द क्वालिटी अंटिल द आउटपुट बिकम्स मोर रियलिस्टिक। भाई छोटे होते टीचर आपसे कहती थी कि अब्बू के साइन करा करना डायरी पे, टेस्ट पे। आप घर आते थे, आप घर आके भाई को बोलते थे, भाई कहता था ठीक है मैं कर दूंगा, मुझे चॉकलेट खिलाओ। तो भाई रात को बैठ के अब्बू के साइन करने की कोशिश करता था। एक पेज पकड़ा व्हाइट कलर का, उस पर दड़ा साइन कर रहा है, फेक साइन कर रहा है। पहला किया गलत, दूसरा किया गलत, तीसरा किया गलत, चौथा किया गलत, पांचवा किया गलत, छठा गलत, सातवां गलत। कोई 15 20 25 30 अटेम्प्ट लगती थी। अब भाई क्रिएट कर रहा है, तो भाई कौन हो गया? जनरेटर। वो आप लोग जिसको साइन करने के लिए कहा गया था, आप बैठ कर देखने के साइन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप कौन है? डिस्क्रिमिनेटर। आप फर्क तलाश कर रहे हैं कि कौन सा असर है कौन सा फेक है, और जिस पे आपको मुतमिन आ जाए कि हाँ यार ये तो कोई भी पहचान नहीं सकता, तो आहिस्ता आहिस्ता इट विल इम्प्रूव एंड बिकम मोर रियलिस्टिक। जीबीटी जब शुरू में आया था तो उसकी तस्वीरें इतनी रियलिस्टिक नहीं थी, बट आज अगर आप उसको कहें कि कुछ बना के दो तो वो आपको ऐसी तस्वीर निकाल कर देगा कि लगेगा कि आप खुद इसमें फर्क नहीं तलाश कर पाएंगे कि वो असल है या वो नकल। तो इट क्रिएट्स रियलिस्टिक इमेजेस। डीप फेक नाम तो सुना होगा, नाम सुना डीप फेक का? कि एक ऐसी तस्वीर को या वीडियो को इस तरीके से क्रिएट कर देना जो कि हकीकत में ऐसी नहीं थी, गैर शरई कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आर्टवर्क्स, वीडियो एंड ऑडियो सिंथेसिस। ऑडियो को खराब करना, वीडियो को खराब करना, तस्वीरों को खराब करना, इसके पीछे कौन सा एल्गोरिदम है? गैन। कौन सा है? गैन, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। इसमें दो बातें हैं, जो बना रहा है वो कौन है? जनरेटर। जो फर्क तलाश कर रहा है वो कौन है? फर्क कब तक तलाश होगा? जब ये आउटपुट क्या बन जाए? ज्यादा रियलिस्टिक बन जाए। ओके। अच्छा अगला है वाई। अगला क्या है? दोबारा बोले, वाई। अगला क्या है? वाई। फिर से बोले, वाई। वाई इज वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, इसको समझते हैं। कहता है जी यूजिंग अ सिंगल नेटवर्क टू कंप्रेस डाटा इनटू अ सिंप्लीफाइड फॉर्म and then reconstruct it. This allows it to generate new similar data points. पेन पढ़ो। चले आप जीपीटी के पास जाएं और आप उसको कहेंगे यार मुझे फिल करके दो सी सॉरी एच डैश टी में क्या क्या आएगा? एच डैश टी, तो क्या क्या आता है? ए भी आता है, यू भी आता है, आई भी आता है। यूजिंग अ सिंगल network to compress data into a simplified form and then reconstruct it to allows generate new similar data। अब आप उसको एक टास्क दे रहे हैं जो कि मल्टीपल तरीकों से परफॉर्म किया जा सकता है। तो पहले क्या करेगा, वो आपकी क्यूरी को प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? आपकी क्यूरी को प्रोसेस करेगा, देखेगा कि इसको मैं कितनी तरह से एग्जीक्यूट कर सकता हूं। मगर प्रोसेसिंग जितनी ज्यादा होगी स्पेस कंजम्पशन भी उतनी ज्यादा होगी। तो फर्स्टली वो क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। क्या करेगा? आपकी क्यूरी को कंप्रेस करेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स लिखते जाए। आपकी क्यूरी को क्या करेगा?
प्रोसेस करेगा, कंप्रेस करेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसकी स्पेस को कम किया जा सके। और उसके बाद दोबारा से क्रिएट कर देगा विद मल्टीपल सॉल्यूशंस, विद मल्टीपल सॉल्यूशंस अगर पॉसिबल है तो ये सिंपल वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, देखे ना, वेरिएशनल, मोर देन वन वेरिएंसेस, जिसका कोई एक सिंगल हेड सॉल्यूशन नहीं। तो इस तरह से आप उसको कह सकते हैं कि भाई नए से नए क्या बना के दो, चेहरे बना के दो, इमेजेस बना के दो, डाटा जो फिल है, जो मिसिंग है उसको क्या करो, फिल करो, अनोमलीज को, अनोमलीज क्या होती है, गलतियां, गलतियों को ढूंढ के दो। तो ये है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। तीसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल। इसकी पहले एग्जांपल में जाएगा, टेक्स्ट जनरेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड टेक्स्ट। ये नॉर्मली आप जीपीटी को बोलते हैं कि यार ये पैराग्राफ तो मैं दे रहा हूँ, इसकी समरी बना के दो, या ये इंग्लिश में है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको पश्तो में ट्रांसलेट करके दो, उर्दू में लिख के दो, इसको इंग्लिश में लिख के दो। अब इसके पीछे का एल्गोरिथम कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल। कहता है जी यूजेस अ सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरी वर्ड एंड सेंटेंस एट अ वक्त। तो कोई जो भी आप उसको प्रॉम्प्ट दिया उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल। तो सिंपल जीपीटी को अगर आप टेक्स्ट दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि मुझे इसकी समरी बना के दो, इसको ट्रांसलेट करके दो, ये कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफॉर्मर पे। आप टेक्स्ट दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मुझे इस तरह से मिलता जुलता कंटेंट निकाल के दो विद सर्टेन न्यू इमेजेस, डाटा को जो मिसिंग डाटा है उसको ठीक करके दो, दैट गोज अंडर वाई। और अगर आप उसको डीप फेकिंग करने के लिए कह रहे हैं तो इट विल गो अंडर गैन, इट विल गो अंडर गैन। चौथा है इसमें आर एन एन। चौथा क्या है, आर एन एन, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो इसको समझने से पहले हम जरा पीछे वापस आएंगे और समझेंगे व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क। जरा पढ़े, कुछ लिखा हुआ, a neural network is a computing system inspired by human brains. It learns to recognize patterns by processing examples. जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है, जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है, वो पैटर्न्स को तलाश करता है, वो ट्रेंड्स को तलाश करता है, जिस तरीके से वो देख सकता है, जिस तरीके से वो सुन सकता है, बोल सकता है। बेसिकली इंसान के दिमाग में सारे काम करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या दिया है, न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर पैदा किया है। तो उसी न्यूरॉन्स को यूज करते हुए या उसी तरह के आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स क्रिएट करके आप कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं, और ये बेसिकली क्या है, उसकी एक फाउंडेशन है, ये उसका एक ऐसा निजाम बन गया है जिसके ऊपर अब उसने सोचना है, जजमेंट देनी है, अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है, लर्न करना है और अपने आप को डेवलप करते जाना है इन द फ्यूचर। तो इसमें तीन लेयर्स आती हैं, इनपुट है, हिडन है और आउटपुट है। इनपुट लेयर कौन सी है, डाटा को रिसीव करने वाली, हिडन में वो क्या होगा, प्रोसेस, और आउटपुट में वो क्या होगा, डिलीवर होगा, आउटपुट में वो क्या होगा, डिलीवर होगा। तो अब आए जरा आर एन एन, किस पे, आर एन एन, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये रेकरेंट क्या होता है, रेकरेंट मींस कंटिन्यूअसली, बार बार होना, ये दो लफ्ज है, री अकरिंग। रेकरेंट मींस बार बार होना, लगातार होना। अब इट इज डिजाइंड फॉर सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंसेस भी लगातार होते हैं ना, पहले एक हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, जिस तरह मूवीज के सीक्वल्स आते हैं, पहले एक मूवी आई, फिर उसका पार्ट 2 आया, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 5। दे हैव अ मेमोरी दैट यूजेस प्रीवियस इंफॉर्मेशन। तो सीक्वल में जब आप कोई नई स्टोरी बनाते हैं तो उसकी जो बैक स्टोरी है वो आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप नई स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते। तो प्रेडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट, अगर आपको याद हो, जीपीटी आपकी पुरानी बातों को भी याद रखता है कि आपने उसको पहले माजी में क्या हुक्म दिया था, किस तरीके से उसे काम करवाया था, आपका क्या प्रॉम्प्ट था, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वो अपनी मेमोरी में इसको क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, मेमोरी में क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। और वो मेमोरी बेसिकली कौन सी है, न्यूरल नेटवर्क। और जब आप उससे फ्यूचर में लगातार काम करवा रहे हैं ना, तो अब वो यूज कर रहा है किसको, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को। और जो चीजें आपको पसंद नहीं है उनको अपने सोल्यूशन में यूज नहीं करता, उनको अपने जवाब में यूज नहीं करता। भाई आपने एक दफा उसे एक ईमेल लिखवाई और आपने उसको कहा था कि मुझे ये फॉर्मल टेक्स्ट इसका चाहिए, आपने तो बस अपने ध्यान में क्या दिया, फॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, उसने आपको फॉर्मल ईमेल का आंसर निकाल के दे दिया। कुछ टाइम के बाद जब आप उसको कोई दोबारा ईमेल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कौन से स्टाइल में उसका ईमेल का जवाब आपको देगा, फॉर्मल देगा। क्यों, आपकी दी हुई कमांड उसकी मेमोरी में या उसकी जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें क्या हो गई है, स्टोर हो गई है।
तो रेकरेंट बेसिस पे अगर आप उसे कोई काम करवाएंगे पिछले हुक्म के बाद, तो वो वैसा ही काम करेगा जो कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपके अल्फाजों को, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करता बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एआई की कुछ सब फील्ड्स, एआई की सब फील्ड्स, सब सब किसे कहते हैं? सब पार्ट, उसका हिस्सा, उसका निचला हिस्सा। पहला आता है मशीन लर्निंग, दूसरा आता है डीप लर्निंग, तीसरा आता है एनएलपी, चौथा आता है कंप्यूटर विजन। तो एआई की सब फील्ड्स कितनी है? चार। पहली कौन सी है? उसके बाद एनएलपी, और चौथा कंप्यूटर विजन। पहला क्या है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? द कोर ऑफ, यानी कि एआई किस पे डिपेंड करता है? मशीन लर्निंग। एआई किस पे डिपेंड करता है? एआई किस पे डिपेंड करता है? लिख लो, एआई किस पे डिपेंड करता है? मशीन लर्निंग। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो मशीन लर्निंग है, दो ऑप्शन आपको देता हूँ, आपने मुझे बताना है कौन सा अच्छा वाला ऑप्शन है। दुनिया जहान की हर बात का हर सॉल्यूशन, दुनिया जहान की हर बात का हर सॉल्यूशन हम जीपीटी के अंदर डाल दें, फीड कर दें, और फिर अगर उसको हम कोई स्पेसिफिक सवाल पूछें जिसका जवाब उसको हमने स्पेसिफिक दिया हुआ है, और वो हमें उसका जवाब निकाल कर दे, एक ऑप्शन है ये। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उसकी जजमेंट पे छोड़ दें, उसको एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट बता दें और इंसान के सोचने का तरीकाकार बता दें, एंड देन ही थिंक्स ऑन हिज ओन एंड क्रिएट्स जजमेंट। कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है? दूसरे वाला। पहले वाले के साथ मसला ये है कि हम उसको हर बात एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड बता नहीं सकते। हाँ, लिमिटेड हो जाएगा ना, वो लिमिटेड हो जाएगा। हल्की सी भी ऊंच नीच हो तो वो जनरेट नहीं कर पाएगा, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट का मोहताज बन के रह जाएगा। वो उसको पंजाबी में कहते हैं लकीर का फकीर हो जाएगा, लकीर का फकीर। वो हाउ डू लगे, वो उसको नहीं बनाना, वो उसको नहीं बनाना। तो आपने इसको जेनेरिक रखना है। क्या रखना है? इसको स्पेसिफिक नहीं रखना। कहता है जी द कोर ऑफ एआई वेयर एल्गोरिदम्स लर्न फ्रॉम डाटा। जो आप उसको डाटा देते हैं, जो प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे वो क्या करता है? लर्न करता है टू फाइंड patterns and make decisions without being explicitly programmed for every rule। आप उसको हर रूल के लिए अलग से प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप इतने रूल्स बना ही नहीं सकते, आप इतने रूल्स बना ही नहीं सकते। भाई आपके अपने रूल्स होंगे, मेरे अपने, इनके अपने, इनके अपने, तो ये चार लोग हैं, तो हर बंदे की सोचने का जो तरीकेकार होगा तो फर्क होगा ना, तो हम उसको स्पेसिफिक हर रोल के लिए नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें कुछ की टेक्निक्स आ रही हैं। पहली कौन सी है? सुपरवाइज लर्निंग, उसके बाद अनसुपरवाइज, और उसके बाद री लर्निंग। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाके इसको दोबारा से देखना है। तो मैं अभी ये तीन बातें स्किप कर रहा हूँ, वापस आऊंगा इसके ऊपर। तो पहला क्या था? मशीन लर्निंग। दूसरा क्या है? डीप लर्निंग। दूसरा क्या है? डीप लर्निंग। अब एआई इज डिपेंडेंट अपॉन मशीन लर्निंग, और आगे मशीन लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डीप लर्निंग। कहता जी पावरफुल ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग जो कि यूज करती है क्या? कम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स। इसको यूज करती है कम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स। ये क्या होते थे? ह्यूमन ब्रेन से मिलते जुलते नेटवर्क्स, जो कि हम उसके सिस्टम में या उसकी प्रोग्रामिंग सेंस के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि वो सोचने की काबिलियत को और जजमेंट बनाने की काबिलियत को डेवलप कर सके। विद मैनी लेयर्स टू एनालाइज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा लाइक इमेजेस, साउंड्स एंड टेक्स्ट। उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इन तीनों को रिकॉग्नाइज करना फिर आना चाहिए। इसमें भी कुछ की टेक्निक्स है। पहले कौन सा है? सीएनएन, दूसरा आरएनएन, तीसरा गैन। तीसरा गैन। गैन अभी हम लोग पढ़ के आए क्या? जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। अच्छा, इसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है? RNN, डिजाइन फॉर सिक्वेंशियल डाटा। ये पढ़ा था, डिजाइन फॉर सिक्वेंशियल डाटा। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? CNN। ये तो कहीं नहीं पढ़ा अभी तक, इसके बारे में लिखें। ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है।
हो गया। तो स्ट्रक्चर के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? एल्गोरिथम की बात हो रही है, डाटा की, डेटाबेस की बात नहीं हो रही। और अनस्ट्रक्चर्ड के लिए सी एंड एन। अच्छा, तीसरा क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पढ़े जरा खुद ही। enables machines to understand, interpret and generate human speech। तो सिर्फ समझता नहीं है, अंडरस्टैंड समझना, इंटरप्रेट उसको तशरीह करना और जनरेट करना। अब वो बोल भी सकता है। अब वो आपसे वॉइस कमांड में इंफॉर्मेशन या प्रॉम्प्ट लेता भी है और आपको जवाब भी किसमें दे सकता है? वॉइस कमांड में जवाब दे सकता है। अच्छा, इसकी भी कुछ की टेक्निक्स है। पहला कौन सा है? टोकनाइजेशन। पहला क्या है? टोकनाइजेशन। कहता है जी ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू इनटू स्मॉलर। यहाँ पे कुछ गलत दिखा गया, दिखाना जरा, दिखाना। ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और फ्रेजेस। ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और फ्रेजेस। तो उसका यहां से खोल लेता हूं। ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और फ्रेजेस। हम लोग एग्जैक्टली यहां पे खड़े हो ना? हाँ, एनएलपी। ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और फ्रेजेस। तो इसमें सबसे जो उसका पहला काम है वो है टोकनाइजेशन। हमारी की हुई बात को तोड़ के वो अंडरस्टैंड करने के काबिल बनाना। भाई हम तो अपनी रवानगी में बोलते हैं ना, स्पीड में बोलते हैं। तो अगर आप कोई मुश्किल वर्ड स्पीड में बोलते हैं तो छोटा बच्चा उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा? नहीं। तो आप उसको तोड़ तोड़ के बताते हैं। तो इसी तरह ये सबसे पहला काम क्या करता है? आपके टेक्स्ट को ब्रेक करता है ताकि उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। उसको हम क्या कहते हैं? टोकनाइज। तो आप एक बड़े सेंटेंस को डिफरेंट टोकन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है? सेंटिमेंट एनालिसिस। इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है कि आप खुशी से बात कर रहे हैं या गुस्से से बात कर रहे हैं या उदासी में बात कर रहे हैं या एक्साइटेड है या न्यूट्रल। उस चीज को समझता है। और उसके बाद क्या है? मशीन ट्रांसलेशन। आपकी बात को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करता है बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सबसे जो इसकी प्यारी एग्जांपल है दैट इज चैटबॉट। दैट इज चैटबॉट। चैटबॉट कह लें, जीपीटी को इस्तेमाल कर लें। ये पहले आपकी बात को, आपके लंबे से वर्ड को तोड़ तोड़ के अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा। उसके बाद देखेगा कि आप किस मोड में हैं, गुस्से में है, उदासी में है, खुशी में है, गम में। एंड देन वो क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा और आपको आपका जवाब प्रोवाइड कर देगा। और उसके बाद क्या था? कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन trains computer to interpret and understand the visual worlds from images and videos। क्या मतलब? आपने अक्सर देखा होगा कि वो आपको 9 डब्बे देता है और आपसे कहता है कि इसमें से हर वो डब्बे के ऊपर चूज करो जिसमें ट्रेन बनी हुई है, जिसमें बाइक बनी हुई है, जिसमें बिल्ली बनी हुई है। जब आप कोई नई वेबसाइट को ओपन करने के लिए जाते हैं तो वो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रखता है इस चीज के लिए कि वो ह्यूमन में और रोबोट में फर्क कर सके। कि ह्यूमन तो स्पॉट कर जाएगा ना कि कहाँ पे क्या चीज है। सिस्टम्स को स्पॉट करने में थोड़ा सा मसला आता है। उसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या ले आए हैं? कंप्यूटर विजन। भाई आप लोगों ने वो यूज किया होगा, गूगल मैप यूज किया है? आप लोग गाड़ी में हैं, वो आपको पहले बता देगा कि आगे रश लगा हुआ है, आगे रश लगा हुआ है, अपनी लेन चेंज कर लो, अपना रूट चेंज कर लो। अभी तक गाड़ी वहां पे पहुंची भी नहीं है, मगर वो अपने विजन से, अपने सैटेलाइट से, उसके विजन से देख लेता है कि आगे जाने वाला रास्ता साफ है या नहीं। और आपको प्रॉम्प्टली बताता है कि अगर तुम इसी रास्ते पे चलते रहे तो तुम लेट हो सकते हो, यहाँ से लेफ्ट राइट कर लो तो तुम जल्दी वहां पे पहुंच जाओगे। तो ये आपने उसको क्या किया हुआ है? ट्रेन किया हुआ है कि वो क्या करे? इमेजेस और वीडियो से, यानी कि विजुअल वर्ल्ड से भी सीखे। किससे सीखे? तस्वीरों से सीखे कि तस्वीर में क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है तस्वीर में? क्योंकि देखिए, तस्वीर स्टैटिक होती है। तस्वीर क्या है? स्टैटिक है, हिलती जुलती नहीं है। उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट नॉट फॉर ह्यूमंस। हम तो तस्वीर देखकर समझ जाएंगे कि आगे हो गया ना। इसके लिए उसको अंडरस्टैंड करना इतना ज्यादा आसान नहीं। तो उसको आपने ट्रेन करना है कि भाई जिस भी फोटो में फर्ज करो कि एक बिल्ली बनी हुई है, तो मुझे निकाल के दो। ऑब्जेक्ट को क्या करना सीखो? डिटेक्ट करना सीखो और फेशियल रिकग्निशन, ताकि तुम्हें आइडिया हो
ताकि तुम्हें आइडिया हो कि इस पिक्चर में कितने इंसानी जानदार खड़े हैं, कितने जो है वो जानवर खड़े हैं, किस तरह पौधे पड़े हुए हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी चीजें हैं। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेशियल रिकग्निशन, ये इसमें कवर हो जाती है जी। तो वो इसी बेस पे काम करता है ना। अब वो लर्नड है, अब वो लर्नड है, यस। अब उसको सारी चीजें पता चल गई है, अब वो होशियार हो गया। पहले वो होशियार नहीं था, पहले वो होशियार नहीं था। अच्छा जी, अब जरा पीछे आते हैं। कहाँ गया, कहाँ चला गया? हाँ जी, मशीन लर्निंग में कितनी टेक्निक्स थी? पहली कौन सी है? हाँ, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पहली क्या है? सुपरवाइज्ड। ऐसी लर्निंग, अब सुनो, ऐसी लर्निंग जिसमें रिजल्ट उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। जैसे हम आपको एक सवाल दें और आपसे कहें कि इसको सॉल्व करो, हम तुम्हें सोल्यूशन की फाइल भी साथ दे रहे हैं। तो जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आप उसको सोल्यूशन के साथ कंपेयर इजीली कर सकते हैं, ऐसा ही। अच्छा, दूसरी क्या है? अनसुपरवाइज्ड। इसमें आपके पास सोल्यूशन नहीं है, यानी कि आपको सुपरवाइज करने वाला कुछ भी नहीं है। तीसरा क्या है? री इन्फोर्समेंट। आपको एक टास्क दिया, आपने गलतियां की, उसमें मसले निकाले, हमने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम तुमने ये वाली गलतियां परफॉर्म नहीं करनी, इसी टास्क को दोबारा करो। जैसा आपने एक सवाल सॉल्व किया, मैंने चेक किया, मैंने कहा भाई अब तुमने ये सवाल क्या करना है, दोबारा से सॉल्व करना, ताकि ये वाली गलतियां रिपीट ना हो। तो अगर मैं आपको सवाल दूंगा, साथ ही सोल्यूशन भी दे दूं और खुद स्टेज पे खड़ा हूं, दैट इज माय सुपरवाइज्ड लर्निंग, लर्न फ्रॉम द लेबल्ड डाटा। आपके पास डाटा ऑलरेडी लेबल फॉर्म के अंदर क्या है, पड़ा हुआ। सेकंड क्या है? अनसुपरवाइज्ड। आपने खुद से उसमें से गलतियां तलाश करनी है। आपके सर पे कोई भी बंदा खड़ा हुआ नहीं, आपको कोई भी गाइड नहीं कर रहा, आपने खुद ही से पैटर्न्स निकालने हैं उस अनलेबल्ड डाटा में। और तीसरा क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर आपको कोई टास्क दिया है, उस टास्क में आपने कोई गलती कर दी है, क्या कर दी है? गलती कर दी है, तो वो चीज आपको बताई जाएगी और आपसे वो काम दोबारा से करवाया जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलतियां ना हो, नेक्स्ट टाइम ये गलतियां। अच्छा, अब मुझे बताना, इसमें सबसे ज्यादा जजमेंटल कौन सा? जजमेंटल कौन सा? अनसुपरवाइज्ड, क्योंकि इसके अंदर उसके सर पे कोई भी खड़ा हुआ नहीं है, तो वो अपनी जजमेंट से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे उसको मैंने सोल्यूशन दे दिया, जो उससे वो क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। और यहाँ पे वो लर्न कर रहा है बाय ट्रायल एंड एरर, और अल्टीमेटली मैं उसको क्या कर दूंगा, सुपरवाइज। तो जो 100% जजमेंट है वो कहाँ पे है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर है। 100% कहाँ पे है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, मुझे बताइए कि मैं उसको डाटा दूं, हिस्टोरिकल डाटा, और उसको बोलूं कि इस डाटा की बेस पे, इस डाटा की बेस पे मुझे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके दो। अब ये कहाँ पे जाएगा? सुपरवाइज में जाएगा, क्योंकि मैंने उसको हिस्टोरिकल डाटा सीखने के लिए प्रोवाइड किया है। अगर मैं उसको हिस्टोरिकल डाटा नहीं देता और उसको कहता हूँ कि जनाब मुझे मार्केट के ट्रेंड्स को खुद ही से तलाश करके, मार्केट के ट्रेंड्स को खुद ही से तलाश करके, खुद से इंफॉर्मेशन गेन करके, सब कुछ खुद ही करो और मुझे बस एंड रिजल्ट दे दो, अनसुपरवाइज्ड। कौन सा? अनसुपरवाइज्ड। तो दोनों केसेस में, किसमें? दोनों केसेस में वो कोई ना कोई आपको आउटकम निकाल के देगा। अच्छा, उसके बाद उसमें कोई ना कोई गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसको मैं कह रहा हूँ जनाब अपनी गलतियां ठीक करो, अपनी गलतियां ठीक करो, इनसे सीखो, ताकि तुम मजीद फ्यूचर में ये गलतियां कमिट ना करो। अब ये कहाँ पे आ गया है? री इन्फोर्समेंट पे आ गया। अब किस पे आ गया? री इन्फोर्समेंट लर्निंग पे आ गया। तो यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी, अगर तुमने ये काम ठीक किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, काम खराब किया तो तुम्हें पेनल्टी पड़ जाएगी। अच्छा जी, ये करके छोटे से ब्रेक कर लेते हैं। एक टॉपिक है, कस्टम मशीन वर्सेस ऑफ द शेल्फ मशीन। कस्टम मशीन लर्निंग वर्सेस ऑफ द शेल्फ मशीन लर्निंग। अब आसान सा फर्क है और ये एग्जामिनेबल भी है। कस्टम मींस जिसको आप अपने हिसाब से अमेंड कर सकें, अपने हिसाब से उसको, उसमें छेड़खानी कर सकें, वो क्या है? कस्टम मशीन लर्निंग। वो क्या है? कस्टम मशीन लर्निंग।
और ऑफ द शेल्फ वो जो हम लोगों ने कल सास पढ़ा था कि आप गए और आपने बस जाकर उसको परचेज कर लिया है, उसमें आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे। तो अब जरा डिफाइन करें दोनों बातों को खुद ही। कस्टम क्या है? इट इज बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच टू मीट स्पेसिफिक यूनिक बिजनेस नीड्स। तो जो अयास और पास है वो कहां पे आ जाएगा? कस्टम में आ जाएगा। और जो सास है वो कहां पे आ जाएगा? ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशन। इसको ऑफ द शेल्फ क्यों कहते हैं? ये नाम इस नाम पड़ा है कि दुकान की शेल्फ में जो सामान पड़ा होता है, आप कहते हैं कि ये सामान मुझे दे दो, उसमें आप कोई चेंजेस करवा नहीं सकते। तो ये ऑफ द शेल्फ है, ये शेल्फ पे था, मैंने उसको बाय किया और इस्तेमाल में लिया। अच्छा, बेस्ट फॉर यूनिक प्रॉब्लम्स, स्पेशलाइज्ड टास्क एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो अगर आपको अपने हिसाब से काम करवाना देन यू विल गो फॉर कस्टमाइज्ड। बट अगर आपको एक बेसिक कामों के लिए ऑलरेडी एक्सपर्टीज चाहिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको ट्रेन कर सकें, देन यू विल गो फॉर ऑफ द शेल्फ। सस्ता कौन सा होगा इनमें से? सस्ता कौन सा होगा? ये सस्ता, क्योंकि इसमें आपको काम करना, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, ये महंगा हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी काम हुआ पड़ा है, ये सस्ता है। वो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना, बाकी चीजें भी तो इसमें कोई आपको, ये लिखा हुआ था आ गया ये, इसमें कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, मगर वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, वहां पे आपको प्लेटफॉर्म भी चाहिए, वहां पे आपको टूल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपफ्रंट कॉस्ट आ जाती है। फिर ये ज्यादा टाइम टेकिंग है, और ये इतना टाइम टेकिंग नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार शुदा है। यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये कस्टमाइजेबल नहीं है, ये कस्टमाइजेबल है। ये डिप्लॉय जल्दी हो जाता है, ये डिप्लॉय इतना जल्दी नहीं होता। तो खैर ये कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इसको आप लोगों ने एक दफा पढ़ लेना है, मजीद भी पढ़ लेते हैं। इट इज स्केलेबल डिपेंडिंग अपॉन द वेंडर्स प्लेटफॉर्म। तो अगर वेंडर के पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप उसको मजीद खरीद के लें, मगर ये हाईली स्केलेबल है डिपेंडिंग अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है? ज्यादा। इसकी अपफ्रंट कॉस्ट भी कम है, मगर ये सिर्फ किस पे चलता है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स पे। जितना आपको जरूरत है उतना आप इसमें से खरीद सकते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस, ऑफ द शेल्फ को मेंटेन कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी। और इसको कस्टम को कौन मेंटेन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। तो ये एक लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत ही आसान सी, एक दफा बस आप लोगों ने पढ़नी है, मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वाह, टूट गया। हाँ जी, ये बोर्ड पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, देखें ना, समझ आती? सारे लीनियर नहीं मेरे भाई, सिर्फ पहली वाली लीनियर है। बच्चे ना अक्सर सवाल पूछते थे, तो सर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, ये एल्गोरिथम्स के फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं? अब हाँ, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूलेस पूछने वाला नहीं है। कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स किताब ने खामखा सिलेबस का पार्ट में डाल दिया है, हालांकि बनते नहीं है इस लेवल पे कि आपको इतने ज्यादा मुश्किल अल्फाज सिखाए जाए कि व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर, के नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट, फिर के मींस क्लस्टरिंग, हियरार्किकल, प्रिंसिपल कंपोनेंट, अप्रियोरी, क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क और पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। और फिर किताब यहाँ पे खामोश भी नहीं होती, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे वो सारी बातें दोबारा से करते हैं। हाँ, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर, के नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट, बट इसी टेबल को एक और अंदाज में पेश करती है। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है? एल्गोरिथम, पर्पस और एप्लीकेशन। और यहाँ पे क्या आ रहा है? एल्गोरिथम, टाइप, डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन। पहले ये टाइप इसकी हेडिंग में आती है, ठीक है, तो उसने बस टाइप को नीचे डाल दिया। तो ये या तो ये वाला पेज कर लें या तो ये वाला पेज कर लें, दो पेज उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो किताब में से एक पेज काट दें, किताब में से एक पेज उड़ा दें, कॉमन मशीन लर्निंग में से एक पेज बेशक डिलीट कर दें, तो अगले पेज पे जाओ ना। तो जो डिस्क्रिप्शन आ रही है वो कौन सी आ रही है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, वो उसकी हेडिंग में आ रही है।
तो आप कोई सा एक पेज उड़ा सकते हैं, कोई एक रख ले, कोई भी एक रख ले, ये आपकी जजमेंट है, आपको जो आसान लग रहा है वो रख ले। अच्छा, मैं एक हल्का सा बस ओवरव्यू दे देता हूँ इन तमाम एल्गोरिथम्स के ऊपर, आप लोग लिख लें, रिवाइज करते वक्त काम आ जाएगा, लिख लें, एक एक करके चलता हूँ। पहला है लीनियर रिग्रेशन, इसके बारे में लिखें, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और ये तो आपको आता ही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और ये इस्तेमाल होता है फोरकास्टिंग के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, बेसिकली ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन के लिए। सबसे आसान तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर आता है हमारे पास क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये क्लासिफाई करता है डाटा को इनटू वन ऑफ टू कैटेगरी, और ये किस काम आता है, क्रेडिट डिटेक्शन के लिए, स्पैम डिटेक्शन के लिए। बेसिकली ये रोल प्ले करता है ट्रू और फॉल्स का, कि या तो जो ईमेल है वो कोई स्पैम ईमेल है या नहीं, तो यस और नो, और उसके मुताबिक अगर तो यस है तो वो आपकी किस में डाल देगा, स्पैम फोल्डर में, और अगर नो है तो किस में डाल देगा, इनबॉक्स में। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये फंडा है कि उसने डाटा को कोई सी दो हिस्सों में तकसीम कर देना है, डिपेंडिंग अपॉन का डाटा कैसा है। फिर क्या है, डिसीजन ट्री। फिर क्या है, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है, अगर हाँ होगा तो क्या होगा, ना है तो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं ना अक्सर डिसीजन ट्रीज, आई मीन एक क्रिएट करते हैं, रैंडम सा क्रिएट करते हैं, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, क्या पाकिस्तान खेलेगा, खेल भी सकता है और नहीं भी खेल सकता, यस और नो। अगर खेलेगा तो क्या, अगर खेलेगा तो क्या सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, नहीं खेलेगा तो क्या इसको पेनल्टी पड़ेगी, हाँ या ना। तो ये इस तरह का कोई डिसीजन ट्री आप बना रहे हैं। इन शॉर्ट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड मैप, ऑल्सो कॉल्ड माइंड मैप। कि अगर हाँ है तो क्या होगा, ना है तो क्या होगा, फिर उसके आगे पूरा सफर चलता रहता है। तो ये क्या है, डिसीजन ट्री। ये क्या है, डिसीजन ट्री। आप इसमें डिसीजंस लेते हैं किस पे, ऑन अ रूल बेस्ड मॉडल, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स डिफाइंड होंगे, इसमें जजमेंट्स नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो इसमें जजमेंट नहीं है कि खेल भी सकता है और खेल नहीं भी सकता, वाला काम नहीं है, हाँ या ना में फैसला करना है। चौथा क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन कहता है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, फाइंड्स द बेस्ट बाउंड्री टू सेपरेट डिफरेंट क्लासेस ऑफ डाटा। याद करें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, तो जो डिफरेंसेस है कि कौन सा स्ट्रक्चर्ड है और कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड है, वो डिफरेंट कौन करता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो अगर आपके पास मिक्स डाटा पड़ा हो और आपने उस डाटा को दो हिस्सों में क्लासिफाई करना हो, तो क्लासिफिकेशन को करने के लिए आप कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन। अगला क्या है, के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर, ये बड़ा मजे का एक फंडा है। इसका फॉर्मूला बस ये है 1 2 3 4 5, ये के नियरेस्ट नेबर को समझ आ रही, के नियरेस्ट नेबर। हम लोगों ने एक कहावत पढ़ी हुई है, एक इंसान अपने दोस्तों की सोबत से नहीं आती, इंसान दोस्तों की सोबत से पहचाना जाता है। तो वही फंडा के नियरेस्ट नेबर। जैसा आपका नेबर है, जैसा आपका नेबर है वैसे ही आप खुद होंगे। यानी कि अगर एक डाटा एफर्ट्स करें, एक डाटा पड़ा हुआ, ये डाटा हमसे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, तो देखा ये जाएगा कि इसका बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट डाटा कौन सा पड़ा हुआ। तो अगर ये डाटा फर्स्ट करो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये डाटा भी कौन सा है, अनस्ट्रक्चर्ड। ये फंडा के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर। अब ये नॉर्मली कहां पे इस्तेमाल होता है, बैंक्स के अंदर। नॉर्मली कहां पे इस्तेमाल करते हैं, बैंक्स के अंदर, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। क्यों, उसकी रीजन ये बेसिकली क्या करता है, एक हिस्ट्री डेवलप कर लेता। क्या क्या डेवलप कर लेता है, कैसे, ये देखें, इसको मिटा देता हूं, मिटा दूं ना ये फॉर्मूला, आई मीन मैंने बस लिख दिया।
एक बंदा बैंक में जाता है और अपना अकाउंट ओपन करता है और बैंक वालों को बताता है कि जनाब मुझे आती है फिक्स सैलरी। बैंक कहता है कितने की? कहता है 50,000 रुपए की। बैंक इसके आईडी कार्ड पर देखता है तो आईडी कार्ड पे जो इसका फादर नेम होता है, कौन? फादर नेम, वो एक टाइम पे बैंक के डिफॉल्टर रह चुके हैं, बैंक के डिफॉल्टर रह चुके हैं। तो ये भाई अकाउंट खुलवाते हैं, 5 ट्रांजैक्शंस कितनी अमाउंट से होती हैं? 50K 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 और 50K। छठी ट्रांजैक्शन हो जाती है 1 0 के साथ, 5 लाख से। कितने से? 5 लाख से। बैंक अलर्ट हो जाएगा, बैंक अलर्ट होगा। यस सर। ठीक है, बैंक अलर्ट हो गया तो बैंक इसको कॉल करेगा कि भाई हमारे एल्गोरिथम ने डिटेक्ट किया है कि तुम्हारे अकाउंट में एकदम से कितने पैसे आए हैं? 5 लाख। अच्छा, बैंक इसके बैक एंड पे बैंक ने भी क्या लगाया होगा? कोई ना कोई एल्गोरिथम कि अगर अमाउंट एक स्पेसिफिक रेंज से ऊपर जाए तो तुमने क्या कर देना है? हमें डिटेक्ट कर देना है, हमें अलर्ट कर देना है। इसने कहा हाँ वो मैंने पैसे मंगवाए थे अपने एक दोस्त से उधार, तो ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्या है? वैलिड है, इसमें टेंशन ना लो। बट बैंक को ये पता है कि एक टाइम पे इनके वाले साहब क्या रह चुके हैं? बैंक के डिफॉल्टर, और इन्होंने कुछ बैंक के पैसे भी अदा करने थे जो कि अभी तक इन्होंने अदा नहीं किए, और इनका आपस में क्या है? रिश्ता है, रिश्ता है। अब जरा पढ़िएगा। क्लासिफाइज अ डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन व्हाट इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स आर। इन भाई साहब के कौन से अजीज सबसे करीब है इस वक्त? पापा जान। और पापा जान एक टाइम पे क्या रह चुके हैं? डिफॉल्टर। तो बैंक शक करेगा कि भाई ये बंदा भी तो एकदम से इसके अकाउंट में पैसे आए हैं, दैट कैन इन फ्यूचर बिकम अ डिफॉल्टर। तो बैंक ये पैसा अपने पास सस्टेन कर लेगा। क्या कर लेगा? सस्टेन कर लेगा कि भाई इन्होंने मेरे क्या देने थे पैसे, तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हो, तुम्हारे पास भी एकदम से बड़ी अमाउंट आई, तुम भी नेक्स्ट टाइम से हमारे से पैसा लेके फरार हो सकते हो। आज से मेरे पास मौका आ गया है ये पैसे कब्जा में लेने का, कल को शायद मौका ना आए, तो शायद ये मौका ना आए। तो खैर ये बैंक्स वगैरह में यूज होता है। इसका नाम क्या है? के नियरेस्ट नेबर, के एनएस नहीं, के नियरेस्ट नेबर। अगला क्या है? रैंडम फॉरेस्ट। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या? डिसीजन ट्री। तो अगर मैं मल्टीपल डिसीजन ट्रीज लगा दूं तो क्या बन जाएगा? रैंडम फॉरेस्ट। अगर मैं मल्टीपल क्या लगा दूं? डिसीजन ट्रीज, कंबाइंस मैनी डिसीजन ट्रीज टू क्रिएट अ मोर एक्यूरेट एंड स्टेबल मॉडल, तो क्या बन जाएगा मेरा? रैंडम फॉरेस्ट। क्या बन जाएगा? रैंडम फॉरेस्ट। नॉर्मली कहां पे यूज होता है? स्टॉक मार्केट में। अब अगेन ये एमसीक्यू आ सकता है कि भाई वो कौन सा एल्गोरिथम है जो कि स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में काम आता है? रैंडम। इस तरह की चीजें अगर आईकैप टेस्ट करने लगे तो फिर मुश्किल बना सकता है पेपर। अच्छा, उसके बाद मजीद है, ये किसके हैं? अनसुपरवाइज्ड के। पहला क्या है? के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग। इसका सिंपल ये आप ध्यान में रखना है कि ये डाटा को ग्रुप कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे आपने अगर फूड पांडा की ऐप खोली हो तो अगर आप उसके सर्च बार में जाके फर्स्ट करें लिखते हैं बर्गर, तो वो जितने भी रिजल्ट आपको देता है वो सारे किसके होंगे? बर्गर से होंगे। क्यों? उसने एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया आपके एक वर्ड पे, जिसने आपको रिकमेंडेशन देनी स्टार्ट की है, वो सारी एक ही सेगमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस क्लस्टरिंग। उसने एक क्लस्टर आपको दे दिया, एक मिक्स्ड इंफॉर्मेशन आपको जगह जगह से इकट्ठी करके दे दी कि भाई हमारी ऐप पे ये 20 तरह के बर्गर्स मौजूद हैं जिसको तुम ऑर्डर कर सकते हो। फिर क्या है? हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ऐसी क्लस्टरिंग जिसमें डिसीजन ट्री शामिल है। जिसमें क्या है? डिसीजन ट्री शामिल। भाई आपने कहा है कि मुझे बर्गर तो दिखाओ मगर प्राइस रेंज रखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब उसने क्या बना दिया? उसको एक हायरार्की बना दिया कि वो स्मॉलेस्ट से बड़े नंबर पे जा रहा होगा। अगला क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस reduces the number of variables in data while keeping its essential structure. Image compression, anomaly detection. लिखिएगा, मैं लिखवाता हूं। ये ओरिजिनल डाटा फाइल को कंप्रेस करता है, ये ओरिजिनल डाटा फाइल को कंप्रेस करता है ताकि
ताकि फाइल को सेंड करते टाइम उसके एसेंशियल फीचर्स खराब ना हो। कम इंटरनेट में फाइल ट्रांसफर हो जाए, और जब दूसरी पार्टी तक ये फाइल पहुंचती है तो वो उसको उन्हीं तमाम फीचर्स के साथ देख सकता है। मुझे एक देसी मिसाल देते हैं इस चीज की। नॉर्मली हम किसको कंप्रेस करके सेंड करते हैं? पिक्चर्स को, ताकि उसके पिक्सल खराब ना हो। अच्छा, चौथा क्या है? एप्रियोरी। ये बड़ा मजे का एक टूल है। ये जब आप कोई चीज ऑर्डर करने के लिए जाते हैं फूड पांडा पे, और आपने फर्ज करें 4 चीजें सिलेक्ट कर ली, ठीक है। जब आप बिलिंग टाइम पे पहुंचते हैं तो वो आपको मशवरा देना शुरू करता है कि मोस्टली कस्टमर्स इन प्रोडक्ट्स के साथ ये वाला चीज भी खरीदते हैं, तो क्या तुम उसको बाय करना पसंद करोगे? हालांकि उसने बाय उसको नहीं करना था या उसके ज़हन में नहीं था, मगर ये आपको रिकमेंडेशन देता है कि लोग फ्रीक्वेंटली इस चीज को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। अब उसके खामखा ज़हन में नहीं भी था, मगर फिर भी वो क्या कर लेगा, इस चीज को बाय कर लेगा कि अगर लोग बाय करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। तो ये जो टूल है, इट इज कॉल्ड एप्रियोरी एल्गोरिथम। ये क्या है? एप्रियोरी एल्गोरिथम। ये काम करती है मार्केट बास्केट एनालिसिस के ऊपर। जो आप बास्केट क्रिएट करते हैं किसी भी फूड पांडा की ऐप पे या कोई भी ऑनलाइन स्टोर पे, तो वो उस प्रोडक्ट को देख के आपको क्या देना शुरू कर देती है? रिकमेंडेशंस, कि यार लोग अक्सर इस चीज के साथ ये भी बाय आउट कर लेते हैं, तो तुम इसको भी ट्राई कर लो। और अगला क्या है? रीइंफोर्समेंट। इसमें 3 चीजें। पहला है क्यू लर्निंग। लिखे मेरे को नहीं, चलो लिखे नहीं, सुन ले। लूडो खेली? कौन सी वाली? नहीं, ऑनलाइन लूडो खेली। ऑनलाइन लूडो के अंदर जो अगर आप खेल रहे हो ना वर्सेस कंप्यूटर या वर्सेस सिस्टम, तो आपके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? डिपेंड करता है कि हम कौन से मोड में खेल रहे हैं, इजी मोड में, डिफिकल्ट मोड में, या हार्ड मोड में खेल रहे हैं, या मीडियम मोड में खेल रहे हैं। वो क्यू लर्निंग है। वो आपकी चाल को देख के अपनी चाल को क्रिएट करता है। करेगा जब आप हार्ड मोड में होंगे, और जब आप इजी मोड में होंगे तो करेगा वही काम, मगर उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं करेगा। जैसे जैसे आप उसकी स्टेज बढ़ाते जाएंगे, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता चला जाएगा। ये है क्यू लर्निंग। करता ये है कि ये एक क्यू टेबल बनाता है। क्या बनाता है? क्यू टेबल। और उसमें डिफरेंट एक्शंस की प्रोबेबिलिटी को उसमें रखता है कि अगर इसकी बारी में 6 आया तो हो सकता है कि अगर मैं 3 लेकर आऊंगा और ये अगर से 2 ले आए तो मुझे 1 लेकर आना पड़ेगा अपनी गुड्डी को पुगाने के लिए। तो इस तरीके से हमें जो गेम्स देखने को मिलती हैं वो काम करती हैं। और अगर आप खेल रहे हो किसी एआई के साथ, तो एआई में क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, डीप लर्निंग। तो इन सबको जोड़ते क्या बन जाएगा? डीप क्यू नेटवर्क। क्या बन जाएगा? डीप क्यू नेटवर्क। तो पुराने जमाने की गेम्स किस पे काम करती हैं? क्यू लर्निंग। और आजकल की जो ऑटोमेशन गेम्स है वो किस पे काम करती हैं? डीप क्यू नेटवर्क्स पे काम करती हैं। ये ज्यादा पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देता है। फॉर एग्जांपल ऑटोनोमस व्हीकल्स, ये जो ऑटो में व्हीकल्स काम करती हैं, जो ऑटोमेटेड गाड़ियां होती हैं जिसमें ड्राइवर्स भी काम नहीं कर रहे होते, तो ये क्यू लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के साथ कि भाई हमने गाड़ी को कब मोड़ना है, कितनी स्पीड में मोड़ना है, अच्छा मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सारा जजमेंटल काम करता है। और एंड क्या है? पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड डायरेक्टली लर्न्स द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर डिसीजन मेकिंग। ये एंड है, ये स्ट्रेट अवे कहां पे जाता है? ऑन द किल, कि मैं सबसे पहले क्या सीख लूं? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, और सबसे पहले वही मूव लगा के अपने फैसले को दी एंड कर दूं। यानी कि ये सबसे पहले फिनिशर लगा देगा। तो नहीं होता आखिरी स्टेज के ऊपर एक फिनिशर लगता है, तो उसका काम ये है। स्लो लेवल पे क्यू लर्निंग, थोड़ा सा एडवांस डीप क्यू, और सबसे डीप क्या है? एडवांस्ड पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। ये ज्यादा रोबोटिक कंट्रोल है, ज्यादा किस पे? रोबोटिक कंट्रोल्स पे काम करता है। हाँ जी, क्यू लर्निंग पे सैंपलिंग। अच्छा, अब आ जाए, अगला है इंटेलिजेंस ऑटोमेशन। हम लोग अभी तक एआई पढ़ते आए हैं, अब क्या पढ़ने वाले हैं? उलट आइए,
आई ए, इंटेलिजेंस ऑटोमेशन। अब बेसिकली इंटेलिजेंस ऑटोमेशन दो लफ्ज है, इंटेलिजेंस एआई से आया और ऑटोमेशन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से आया। तो आई ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए आई ए is equal to AI plus robotic process automation plus robotic process automation। इसमें ये और ये दोनों डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। याद है बात समझ आई? अच्छा आप पढ़ते हैं। कहते थे इंटेलिजेंस ऑटोमेशन कंबाइंस robotic process automation and artificial intelligence to automate not just simple repetitive tasks but also do complex tasks that requires learning and decision making। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि complex task, जो बात हमें याद होनी चाहिए, पहला complex task प्लस क्या बोले, decision making, और रेपिटेटिव टास्क, ये काम सारा कौन करेगा? आईए। कौन करेगा? आई। इसके फीचर्स क्या हैं? कॉग्निटिव एबिलिटीज। कौन सी? कॉग्निटिव। यूजेस एआई टू अंडरस्टैंड द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एंड मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस। भाई कॉग्निटिव क्यों? क्योंकि उसमें एक नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं? दो। तो एआई से अलग काम लेना है और फिर उसका किया हुआ काम किसको देगी? रोबोटिक प्रोसेस को। और वो जो फाइनल काम करेगा वो क्या कहलाएगा? इंटेलिजेंस ऑटोमेशन। तो पहले एआई तमाम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्ड डाटा को एनालाइज करेगा, रिजल्ट निकालेगा, आउटपुट देगा किसको? आरपीए को। फिर परफॉर्म कौन कर रहा होगा? आरपीए। एंड टू एंड ऑटोमेशन। टोटली क्या है ये? ऑटोमेटेड। इसमें कुछ भी मैनुअल नहीं है, सेल्फ लर्निंग। इस पे काम करता है सेल्फ लर्निंग। आपने एक दफा उसको कमांड दे दी, अब वो हिट एंड ट्रायल पे काम करेगा, खुद से सीखेगा। इसको सिखाने वाला कोई नहीं है, इसने खुद से सीखना है ओवर द टाइम। और किसको फंसा देगा? ह्यूमंस को। मगर देखें, कहता है अलाउज ह्यूमन एम्प्लॉयज टू स्टेप इन फॉर सम क्रिटिकल डिसीजन। बस ह्यूमंस के इसको सिर्फ और सिर्फ कब जरूरत पड़ेगी? क्रिटिकल डिसीजंस के टाइम पे। तो ह्यूमंस का रोल क्या है? ओनली क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग। ओनली क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, और इन जानूंगा कोई रोल इसमें नहीं है। अच्छा, इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स है। पहला कोर कंपोनेंट क्या है? आरपीए। आरपीए बोले तो ऑटोमेशन रोबोटिक प्रोसेस। दूसरा क्या है? एआई। और हमें पता है कि ये क्या होता है? ब्रेन होता है, न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है। फिर क्या है? एनएलपी। जानते हैं क्या? ह्यूमन लैंग्वेज। अगला क्या है? हाँ पढ़े जरा, पढ़े। ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं तंजीम, सिमेट्री। ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं तंजीम या सिमेट्री या कोऑर्डिनेशन। तो बड़ा मुश्किल वर्ड है ऑर्केस्ट्रेशन। आपने ये निकला है ऑर्केस्ट्रा से। तो इसका मतलब क्या होता है ऑर्केस्ट्रेशन का? कोऑर्डिनेशन। ऑर्केस्ट्रेशन मींस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे अलाइंड हैं, ऑटोमेटेड है, अलाइंड है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं और स्मूथली काम कर रहे हैं। बेनिफिट्स, इसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा। एक्यूरेसी क्या है? ज्यादा। कॉस्ट सेविंग, इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस और वक्त आने में कम ज्यादा किया। अब ये क्लेमिंग वाली चीजें आ रही हैं कि आपसे वो पूछ लेगा भाई इसके क्या क्या फायदे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं। साथ और आपसे पूछ ले कि कुछ एग्जांपल्स दें, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, कस्टमर सर्विस में, तो पढ़ लेते हैं। फाइनेंस में क्या है? एंड आईएस सिस्टम एक्सट्रैक्ट्स डाटा फ्रॉम, अब देखें एक्सट्रैक्शन कौन कर रहा है? एआई। ठीक है, वैलिडेट्स इट एंड इवन यूज एन एआई मॉडल टू प्रिडिक्ट टैक्स लायबिलिटी। निकाल दिया एआई ने। अब ये लायबिलिटीज के प्रोसेस को चलाएगा कौन? कौन रिकवरियां करवा के लाएगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। बंदे को बार बार मैसेजेस कौन भेजेगा? रिमाइंडर्स कौन भेजेगा? रोबोटिक प्रोसेस। बट उसके पीछे डाटा किसने प्रोवाइड किया होगा? एआई। है ही नहीं, अब काम ऐसे नहीं। सर अगला क्या है? एजेंटिंग एआई। एजेंटिंग एआई। एजेंट क्या होता है भाई? एजेंट क्या होता है? हेल्पर। आप किसी को अपॉइंट करते हैं कि तुमने मेरे बिहाफ पे क्या करना है? काम करना है।
तुमने मुझे रिप्रेजेंट करना है, वो है एजेंट। कहता है जी एजेंटिंग एआई रेफर्स टू ऑटोनोमस सिस्टम दैट कैन perceive their environment, make independent decisions and take actions to achieve specific goals without constant human directions. Think of them as smart, independent digital worker. क्या कहना चाह रहा? इंसान का एजेंट, ह्यूमंस का एजेंट, जो कि ह्यूमन के बिहाफ पे ह्यूमन जैसा ही काम कर रहा है, वो कौन है? एजेंटिंग एआई। ऐसा एआई जो कि इंसान को उसी के इन्वायरमेंट में रहते हुए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब काम कौन कर रहा है? बेसिकली डिसीजंस कौन कर रहा है? एजेंट यानी कि एआई। एक्शंस कौन ले रहा है? एआई। और क्या ह्यूमन शामिल है बेचारा? नहीं, विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन डायरेक्शन। अच्छा, कांस्टेंट का वर्ड लिखा हुआ, लगातार नहीं है, वक्ती तौर पे जब जरूरत पड़ेगा तो उसे मशवरा लेगा, अदरवाइज मशवरा लेने की भी जरूरत उसको नहीं है। इसका फायदा क्या है? गोल ओरिएंटेड। अब आपने अगर कोई टास्क अचीव कराना है तो एक तो पॉइंट ये है कि इंसान खुद को टास्क अचीव कर दे, बट ही विल टेक मोर टाइम, मोर रिसोर्सेज। तो आप ये काम कैसे करवा लें? अपने एआई से करवा लें। उससे करवाएंगे तो कम टाइम में टास्क भी अचीव हो जाएगा और आपसे अच्छा उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही होगी। अडेप्टेबिलिटी, भाई आप तो इंसान हम नखरे करते हैं, वो एआई है, वो जल्दी से क्या कर जाएगा? अडेप्ट कर जाएगा। ऑटोनॉमी, आपको काम करने के लिए जरूरत पड़ती है लोगों की, वो काम करता है इंडिपेंडेंटली। इंटरेक्टिव, आप जनाब सबके साथ बस सलाम दुआ करते हैं, हाय हेलो करते हैं, उसको ये करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ काम से काम करेगा। परसेप्शन एंड एक्शन, यूजेस सेंसरी डाटा सेंसर्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड एक्ट अपॉन इट। वो पहली ही नजर में पहचान जाता है कि बंदे कैसे। आप तो खैर टाइम लेते हैं ना, जब तक आपका मैं तो कुछ कहा ही नहीं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, पहला क्या है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। दूसरा क्या है? मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तीसरा गोल बेस्ड। चौथा यूटिलिटी बेस्ड। पांचवा लर्निंग। तो सिंपल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स, गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड और लर्निंग एजेंट। ये जो सिंपल है ये बहुत ही बेसिक लेवल पे काम करता है। इट रिएक्ट्स टू द करंट सिचुएशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स। जैसे एसी लगा हुआ पीछे, एक आपके पास ऑप्शन है कि आप एक इंसान को खड़ा करो, उसको हाथ पंखा, उसको बोलो मुझे पंखा हिलाओ, ये ठंडी के बाद हो। एक ऑप्शन क्या है कि पीछे एसी लगा हुआ है। अब उसको फिक्स्ड रूल्स दे दिए गए हैं कि जैसे तुम्हारा ये बटन प्रेस होगा, तुमने कमरे को ठंडा करना है, ये बटन प्रेस होगा, ऑन होना है, ये प्रेस होगा, फैन की स्पीड को कम ज्यादा करना है, ये ऑन होगा तो ये करना, वो करना। तो ये है सिंपल रिफ्लेक्स, जो कि रिएक्ट करता है सिर्फ किसके ऊपर? करंट सिचुएशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स। अगला क्या है? मॉडल बेस्ड। मॉडल बेस्ड यूजेस एन इंटरनल मॉडल और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड टू मेक डिसीजंस। क्या मतलब? दुनिया में जितनी भी उस तरह की डिवाइसेस काम कर रही हैं, उन सब को कंसिडर करता है। हाँ, उन सब को क्या करता है? डिसीजंस करता है, ताकि अपना काम एफिशिएंटली कर सके। अगला क्या है? गोल बेस्ड। chooses actions that helps to achieve a specific goal। इसका है कि हमने तुम्हें ये काम दे दिया, तुमने ये काम हमारे लिए करके रखना है, वो कैसे करता है उसकी जिम्मेदारी। चौथा क्या है? यूटिलिटी, हम जितना ज्यादा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं हम उसको एक क्वांटम दे दें। और आखिरी क्या है? लर्निंग, ये ओवर द टाइम सीखता रहेगा बेस्ड ऑन द पास्ट प्रैक्टिसेस। अब इसके फायदे कहाँ इस्तेमाल होते हैं जनाब? पहला रोबोटिक्स, अगला सप्लाई चेन, फाइनेंशियल ट्रेडिंग, स्मार्ट होम्स। अब ये सारा रीड ओनली है, ये सारा क्या है? ये रीड ओनली एरिया है कि जनाब ये कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं? गेमिंग्स के अंदर, स्मार्ट होम्स के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, सप्लाई चेन में, जगह पे तो आजकल ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। हाँ, आ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? ज्यादा एफिशिएंट है, स्केलेबिलिटी है, कम ज्यादा कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? ये सीख रहा है, लर्न कर रहा है। इसमें टोटल हमारे पास टॉपिक्स कितने? 8। अच्छा, नॉर्मली ना हर चैप्टर में 7-8 टॉपिक्स ही हैं, नॉर्मली ऐसे चलता आ रहा है। तो टॉप के अगर आप गौर करें तो यही क्या है? उसकी लर्निंग साइकिल, उसकी टाइप्स, फिर वो ऑफ द शेल्फ वाली जो कंपैरिजन था, ये 3 चीजें, सब फील्ड्स भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। अगर आप गौर करेंगे तो लोग मैंने सिर्फ एक जगह पे रखा है, कॉमन मशीन एल्गोरिथम, वो जो भी हमने लिस्ट पढ़ी थी ना इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा चीजें इस चैप्टर में याद करने वाली हैं, तो इस चैप्टर को आपने हल्का नहीं लेना। ऑल्दो कुछ अल्फाज मुश्किल लिखे हुए हैं, बट याद जरूर करना है, हमने एग्जाम पास करना है। क्या करना है? निकालना है इस दफा, इस पे आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। हाँ, जो याद करते हुए भी समझ ना आ रहा हो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। डन। कल मिलते हैं मजीद एरियाज के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।